नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर। मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान की ओर से आप लोगों के लिए एक विशेष सीरीज वादा वर्दी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हम आपके सामने हिंदी के अभ्यास सत्रों को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम अपने एक नए अंक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। साथियों, हमारे लास्ट कुछ वीडियोस में आपका जो हमें प्यार और समर्थन प्राप्त हुआ है, उस सभी के लिए हम अपने संस्थान की ओर से और अपनी ओर से आपका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ छात्रों द्वारा ये हमसे निवेदन किया गया था कि सर, जो वीडियोस हैं इनकी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, संस्थान ने साथियों का अधिक से अधिक, हमारे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, तो एक निर्णय लिया है, जिसके तहत अभी फिलहाल कुछ समय के लिए रीजनिंग और हिंदी, साथियों रीजनिंग और हिंदी की क्लासेज जो है वो आपको हफ्ते में 5 दिन उपलब्ध कराई जाएंगी। 5 दिन उपलब्ध कराई जाएंगी। एक के, जैसा कि मैंने भी कुछ छात्रों को रिप्लाई के माध्यम से बताया था, हमसे भी उन्होंने कहा था कि सर इसका टाइम क्या रहेगा और इसका मतलब कितने बजे एक फिक्स टाइम दे दें जिससे हम लोग इसको पढ़ सके। तो साथियों, कुछ दिनों में इसका टाइम भी फिक्स कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अब हफ्ते में आपको 5 दिन हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस उपलब्ध होंगी। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि अपनी तैयारी को आप और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। साथियों, परीक्षा के क्या कहते हैं दो जो है वो अन्य विषय जीएस और मैथ भी आते हैं। तो कुछ ही समय में मैथ और जीएस की क्लासों का भी सत्र का आयोजन आप लोगों के लिए प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल अभी मतलब आज से ये आप मानिए कि आपको अब हफ्ते में 5 दिन हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस अवेलेबल होगी। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपके जो भी मित्र और सहयोगी हैं जो कोचिंग संस्थान में आ करके या आर्थिक विषमताओं के कारण किसी न किसी कारण से कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप भी उनकी मदद कर सकते हैं वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके। तो साथियों, इसी जानकारी को आप तक हमें साझा करना था। चलिए हम लोग अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी वादा वर्दी की इस मुहिम के तहत अंक 4 का पहला प्रश्न। आज की चर्चा का हमारा पहला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है इसका अ, बी ज, सी ह और डी सा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी सा। ठीक है, विकल्प डी सा जो होगा वो कैसा वर्ण हो जाएगा? ये अघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट देख लेते हैं। अघोष की चर्चा हुई है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अघोष वर्ण जो होते हैं, अघोष वर्ण की संख्या जो होती है वो 13 होती है। 13 होती है, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्ग के सभी वर्ण तथा तीनों सा, जिसकी हम चर्चा करें तो तालुव्य, मूर्धन्य और दंत सा आते हैं। पहले और दूसरे वर्णों की संख्या की बात करें तो 5 दूनी 10 बराबर 10 ये, और ये तीनों सा मिलाकर के 3, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया विकल्प सा।
अगले प्रश्न की चर्चा देखते हैं। बद उपसर्ग का अर्थ है। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। विकल्प ए हमदर्द, बी अंदर, सी हीनता और डी से। तो साथियों अगर विकल्प के अनुसार हम अपने उत्तर का चयन करेंगे तो विकल्प के अनुसार बद का अर्थ यहां पर मिलेगा सी हीनता। बद का यहां पर उपयुक्त अर्थ जो होगा वो हीनता होगा। साथियों यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, उपसर्ग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। शब्द का अंश यानी ये कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्द नहीं होता बल्कि शब्द का एक अंश होता है। और शब्द का अंश अगर है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका साथियों एक सामान्य भाषा में हम बोलें तो इसका अर्थ होता है इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। यानी उपसर्ग जो होते हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो एक शब्दांश होते हैं और शब्दांश जो होते हैं उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। निश्चित अर्थ का मतलब ये होता है कि कोई फिक्स अर्थ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शब्द के साथ जुड़ेंगे उसके अनुरूप अपना अर्थ देंगे। जैसे, ठीक है, जैसे देखिए यहां पर जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, यहां पर मैंने लिखा बदबू। अब यहां पर भी उपसर्ग देखिए क्या है, यहां पर भी उपसर्ग है बद, ठीक है। तो यहां पर देखिए बू का मतलब होता है गंध। अब यहां पर हीनता नहीं लिखेंगे, इसका अर्थ हीनता नहीं होगा। बदबू का मतलब होता है बुरी, तो यहां पर ये कैसी हो जाएगा? बुरी गंध। कैसी हो जाएगा? बुरी गंध। तो यहां पर देखिए बद का अर्थ क्या हो गया? बुरा या बुरी हो गया। बुरा या बुरी होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट इसका अर्थ ये नहीं होगा। एग्जैक्ट इसका अर्थ नहीं होगा। विकल्प के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो विकल्प के अनुसार इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। तो इस कारण से इस प्रश्न का आंसर हमारा सी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जगदीश शब्द बना है, ठीक है। विकल्प ए जगत धन ईश, विकल्प बी जगत धन ईश, विकल्प सी जगदी धन शाह और विकल्प डी जग धन दीश। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा विकल्प बी सेकेंड, जो कि बहुत चर्चित प्रश्न है। अगर हम यहां पर चर्चा करें तो देखिए यहां पर जगत धन ईश पद को यदि हमने लिया तो यहां पर देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण क्या मिला? ता, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण क्या मिला? ई। तो यहां पर ता जो है वो साथियों क्या है? तो ये है व्यंजन। क्या है? ये है व्यंजन। और यहां पर ई जो है वो क्या है? ये है स्वर। तो साथियों स्वर और व्यंजन के मेल से जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। तो साथियों एक प्रश्न का उत्तर आपके सामने और तैयार है। अगर आपसे पूछे इस पद में कौन सी संधि है, इस पद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन और स्वर के मेल के कारण यहां कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि हो जाएगी और हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है परिवर्तन शब्द में उपसर्ग है। परिवर्तन शब्द में उपसर्ग है। विकल्प ए परि, सी बी परि, सी प्र और डी पर। तो साथियों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अगर इस पद को हम तोड़ें तो यहां पर परिधनवर्तन, ठीक है, यहां पर पूर्व में जो पद प्रयुक्त हुआ है उसे हम किस रूप में जानते हैं? उपसर्ग के रूप में जानते हैं। और यहां पर उपसर्ग के रूप में हमें परि पद मिल रहा है जो कि हमारा दिया हुआ है विकल्प बी सेकंड में। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी परि। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? विकल्प ए करनी, बी करानी, सी करी और डी करिए, ठीक है। तो अगर हम पद की यहां पर चर्चा करें तो यहां पर हमारा उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का पद होगा
ए करनी, ए करनी। अब साथियों पद देखें, यहां पर हमने क्या किया, मूल पद जो हमारा था कर, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, नी प्रत्यय कर जोड़ दिया। क्या कर दिया, नी प्रत्यय के रूप में प्रयोग कर दिया। ठीक है, और यहां पर हम जानते हैं कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिन साथियों को हमारे जानकारी ना हो वो देख लें कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका निर्माण प्रायः विकारी शब्दों के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से होता है। यानी विकारी के साथ जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जो निर्मित पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा मूल पद कर था, ये विकारी के रूप में, और नी का प्रयोग हमने यहां किया जो कि प्रत्यय के रूप में था। तो जो पद हमारा निर्मित होगा वो पद करनी निर्मित होगा, और ये पद हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का पद हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है, सर्वनाम का भेद नहीं है। विकल्प ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, और डी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। साथियों ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक जो होता है वो सर्वनाम का पद ना होकर के किसका पद होता है, संज्ञा का पद होता है। व्यक्तिवाचक हमारी क्या होती है, संज्ञा होती है। क्या होती है, संज्ञा होती है। अब एक प्रश्न यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर प्रश्न चर्चा हो रही है किसकी, सर्वनाम की चर्चा हो रही है, सर्वनाम की। तो साथियों अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो और उनके नामों की जानकारी हो तो बहुत आसानी से ये प्रश्न आपके लिए स्पष्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो साथियों उनकी संख्या 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। और जो कि क्या क्या होते हैं, तो एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे सर्वनाम का प्रकार आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा प्रकार आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अंतिम प्रकार जो होता है उसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों ये जो होते हैं हमारे ये हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो हमारे विकल्पों में देखिए हमारे जो विकल्प उपस्थित दिए हुए हैं तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम दिया हुआ है, निजवाचक सर्वनाम दिया हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम दिया हुआ है। जो नहीं है इन विकल्पों में वो क्या है, व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम ना होकर के क्या होती है, संज्ञा होती है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों देखिए देखिए प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। विकल्प ए अंत, बी पर्यंत, सी अंतिम, और डी अन्य। ठीक है, तो साथियों पहले हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, तीसरा अंतिम। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं तो साथियों यहां पर हमसे पूछा गया क्या, विशेषण। क्या पूछा गया है, विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पद
पद जो क्या करे, पद जो क्या करे, विशेषता बताए, जो क्या करे, विशेषता बताए। ठीक है, तो यानी देखिए विशेषण का जो पद होगा, विशेषण का पद जो होगा वो किसी की विशेषता बताएगा, किसी अन्य पद की विशेषता बताएगा। और अगर विशेषता बता रहा है, विशेषण जिस पद की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम। तो यहां पर अगर हमसे क्या पूछ रहा है, विशेषण का पद पूछ रहा है, तो देखिए विशेषण को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप उसका एक वाक्य प्रयोग करें, छोटा सा वाक्य प्रयोग करें। यानी अगर इन विकल्पों में दिए गए पद के साथ, जरा ध्यान से देखिएगा, इन विकल्पों में दिए गए पद के साथ अगर संज्ञा अथवा सर्वनाम का पद, संज्ञा अथवा सर्वनाम का पद प्रयुक्त हो जाएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम का पद प्रयुक्त हो जाएगा, तो वो पद हमारा क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। अब जरा हम देखें, अब अगर हम यहां पर बात करें तो हम अगर यहां पर जैसे संज्ञा की चर्चा करें, तो जैसे हम यहां पर संज्ञा के रूप में हम व्यक्ति ले लें, ठीक है, व्यक्ति ले लें। व्यक्ति क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अब जरा हम विकल्पों के साथ चेक करके देखते हैं, इन विकल्पों के साथ अगर ये पद हमारा प्रयुक्त हो रहा होगा, जिस भी पद के साथ ये प्रयुक्त हो रहा होगा वही पद किस रूप में कार्य करेगा, विशेषण के रूप में कार्य करने लगेगा। अब जरा देखें, क्या हम लोग इसका प्रयोग अंत के साथ करते तो बन सकता है, अंत व्यक्ति, अंत व्यक्ति क्या बन सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा हम क्या कहें, व्यक्ति पर्यंत, व्यक्ति पर्यंत, क्या ये पद हो सकता है, नहीं, ये पद भी आपका नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम यहां पर अगर बात करें अन्य की, तो साथियों देखिए अन्य व्यक्ति प्रयोग तो हो रहा है, अन्य व्यक्ति प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन यहां पर अन्य पद जो है वो, अन्य पद जो है वो विशेषण के रूप में नहीं होगा, विशेषण के रूप में नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर साथियों ध्यान रखिएगा, विशेषण पद भी बनता कैसे है, तो ध्यान रखिएगा विशेषण पद का निर्माण भी, विशेषण पद का निर्माण भी विकारी पदों के साथ, विकारी पदों के साथ प्रत्यय के मेल से होता है। ठीक है, विकारी पदों के साथ प्रत्यय, और यहां पर मूलतः जो विकारी पद, ध्यान रखिएगा, मूलतः विकारी पद में जो होगा उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रयोग होने वाला पद होता है तो होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का पद। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में अगर प्रत्यय जुड़ जाता है तो निर्मित पद किसके रूप में कार्य करता है, निर्मित पद विशेषण के रूप में कार्य करता है। और अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर अंत पद जो होगा वो भाववाचक संज्ञा के रूप में आएगा और उसमें प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अंतिम। ठीक है, और जब यहां पर हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, अंतिम व्यक्ति, क्या बनेगा, अंतिम व्यक्ति। तो हमारा इस पद का सही आंसर क्या होगा, ये व्यक्ति जो हो गया, क्या व्यक्ति जो हो गया, ये क्या हो गया, ये संज्ञा का पद हो गया, और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि वो अंतिम है। अच्छा, दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि जब यहां पर व्यक्ति के साथ अन्य जोड़ेंगे तो ये इसकी विशेषता को नहीं दिखाएगा, अन्य शब्द जो है वो विशेषता को नहीं प्रदर्शित करेगा, इस कारण यह यहां विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा। इस कारण से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अंतिम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में देखें अकर्मक क्रिया नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया किस पद में सकर्मक क्रिया है, किस पद में सकर्मक क्रिया है। अब जरा विकल्प देखते हैं तो पहला है बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, विकल्प बी है मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, सी है बालक पतंग उड़ा रहा था, और डी है दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तो साथियों इस प्रश्न का पहले आपको आंसर बताते हैं, फिर उसके स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है विकल्प सी। विकल्प सी जो है बालक पतंग उड़ा रहा था, उसमें अकर्मक क्रिया ना होकर के कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब साथियों जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर वो बिंदु की हम चर्चा करें तो वो बिंदु क्या कहता है, वो कहता है कि अकर्मक और सकर्मक की पहचान, अकर्मक और सकर्मक की पहचान। तो उस बिंदु का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो क्या कहता है कि अकर्मक और सकर्मक ये भेद किसके होते हैं साथियों, ये भेद क्रिया के होते हैं। ठीक है, ये भेद क्रिया के होते हैं। तो यहां पर पहले तो जो वाक्य दिया
हुआ उसमें आप क्रिया देखिए, तो यहां पर क्रिया क्या हो गया, सोना क्रिया हो गई, यहां क्या हो गया, सोना क्रिया हो गई, यहां क्या हो गया, सुस्ताना क्रिया हो गई, सुस्ताना क्रिया हो गई, ठीक है। यहां क्या हो गया, उड़ाना क्रिया हो गई, उड़ाना क्रिया हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट की हम बात करें तो यहां पर हंसना हो गई क्रिया, क्या हो गई, हंसना हो गई क्रिया। अब ये 4 क्रिया के पद हैं। अब इसमें से आपको पहचानना है कौन सी अकर्मक और कौन सी सकर्मक है। तो साथियों, अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने के लिए एक सबसे रामबाण जो है आपके सामने हम रख रहे हैं। अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने के लिए आप क्रिया से क्या करें, क्या का प्रश्न करें, क्रिया का जो पद है उससे क्या का प्रश्न करें, और क्या का प्रश्न करने पर यदि उत्तर क्या मिल जाए, हाँ मिल जाए, उत्तर हाँ मिल जाए, तो साथियों आप वहां पर कौन सी क्रिया लगा देंगे, सकर्मक क्रिया लगा देंगे। कौन सी लगा देंगे, सकर्मक लगा देंगे। और क्या का प्रश्न करने पर यदि क्रियापद आपको नहीं, यानी उत्तर आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया साथियों कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे निकाला गया। हमने आपको बताया कि उपर्युक्त जो हमारे चारों वाक्य हैं, इन वाक्यों की चर्चा करने पर हमने क्या देखा, हमने इनकी क्रिया को देखा। क्रिया हमें क्या मिली, क्रिया हमें मिली सोना, सुस्ताना, उड़ाना और हंसना। हमने क्या किया, पहचान करने के लिए चारों क्रियाओं से क्या का प्रश्न किया। तो जब हमने सोना से क्या का प्रश्न किया तो हमने देखा कि क्या सोना प्रश्न बनता है। ये साथियों कभी भी प्रश्न फॉर्म नहीं, क्या अभी आप कभी किसी से पूछते हो क्या सोया, क्या नहीं, आप प्रश्न क्या कहते हो, कौन सोया, ठीक है। दूसरा प्रश्न कर सकते हो कहां सोया, तीसरा प्रश्न कर सकते हो कब सोया, चौथा प्रश्न कर सकते हो क्यों सोया। देखिए इसका आंसर मिलेगा, लेकिन आप कभी भी किसी से क्या का प्रश्न नहीं कर सकते हो। तो ये क्या यहां पर क्या से प्रश्न की निर्मिति हो रही है, तो साथियों निर्मिति नहीं हो रही है। इसी प्रकार सुस्ताना, अगर इससे हम प्रश्न करें तो हम क्या चर्चा करते, क्या सुस्ताया, हम क्या इसकी चर्चा कर सकते हैं, साथियों कभी नहीं कर सकते। इसकी चर्चा क्या होगी, कौन सुस्ताया, कब सुस्ताया, कहां सुस्ताया, कैसे सुस्ताया। तो क्या क्या प्रश्न को करने पर यहां भी हमारा उत्तर नहीं में प्राप्त हुआ। साथियों अगले पद की अगर हम चर्चा करें तो उड़ाना, जैसे ही उड़ाने पर देखा तो हमने प्रश्न किया क्या उड़ाया, तो देखिए प्रश्न फॉर्म हो रहा है, क्या उड़ाया, उत्तर मिल रहा है क्या उड़ाया, पतंग उड़ाया। तो क्या का प्रश्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो यही पद हमारा किसका हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का हो जाएगा। साथियों यही हमारे प्रश्न का आंसर था। बहुत छोटा सा पॉइंट है साथियों, परीक्षा में आपके लिए रामबाण की तरह हो सकता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के प्रश्न लगभग हर सेट में यूपी पुलिस की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन परीक्षा में आता रहा है। तो इस एक छोटे से बिंदु के माध्यम से आप अपने प्रश्न को सही करके अपने नंबरों की वृद्धि कर सकते हैं और जो अंतिम सूची है सिलेक्शन की उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये क्या का प्रश्न किससे, क्रिया से, किसके लिए, अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तिरस्कार सूचक अव्यय है। विकल्प ए आह, बी अरे, सी छी, डी उफ। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो तिरस्कार का मतलब होता है किसी का अपमान करना। और साथियों अगर आपको नहीं भी मालूम है तो मैं आपको सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि अपने विवेक के अनुसार आप देखिए कि जब आप किसी को अपमानित करते हैं तो इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग करना पसंद करते हैं। देखिए कुछ चीजें विवेक पर भी आधारित होती हैं। अब हर क्वेश्चन आप परीक्षा में पढ़ करके ही गए हो, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है।
कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने विवेक के अनुसार देना होता है। तो सामान्य सी चीज है, यहाँ पर आप किसी को जब भी उसका तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, हम कहें भैया इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग करोगे, आप जरा देखिए, आप कभी बोलोगे आदमी, ये क्या हुआ, ये तो हमारे मन का भाव हो गया, ये क्या हो गया, मन का भाव हो गया, ठीक है। अगर हम करें अरे तो ये क्या किसी का अपमान हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन अच्छी गंदा, तो अब ये क्या हो गया, किसी भी चीज के लिए क्या हो गया, अपमानित करने के लिए प्रयुक्त पद हो गया। तो इसका भी हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, छी जो होगा वो तिरस्कार सूचक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग बढ़े तो ग्रह शब्द का तत्सम रूप है। विकल्प की चर्चा करें, ए घर, बी गेह, सी ग्रह और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों देखिए, दो विकल्प तो आपके ऐसे ही हट गए, ग्रह, ठीक है, तो तत्सम का ठीक है, तत्सम का तद्भव कभी भी तत्सम नहीं होगा, कभी भी तत्सम, ग्रह ये दोनों तो तत्सम ही के पद हो गए, और इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारे दो पद हट गए। अब हमारा आंसर इन दोनों में से एक है। तो अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, ग्रह का तद्भव रूप घर होता है। क्या होता है, घर होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, बंदरगाह में कौन सा समास है। विकल्प ए द्विगु समास, विकल्प बी तत्पुरुष समास, विकल्प सी अव्ययी भाव समास और विकल्प डी द्वंद्व समास, ठीक है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प बी तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, बंदरगाह में हमारा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें, निम्नांकित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो विकल्प ए को, विकल्प बी से, विकल्प बी में और विकल्प डी के द्वारा। तो साथियों अपादान कारक का जो चिन्ह होता हमारा, वो चिन्ह होता है से। अब यहां पर देखिए, यहां पर ब्रैकेट में लिखा है पृथकता के लिए, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है पृथकता के लिए। ऐसा क्यों लिखा, तो यहां पे ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छे से होगी कि से चिन्ह का प्रयोग दो कारकों में होता है। एक कौन सा होता है, एक तो आपका यहां पर दिया हुआ है जो कि अपादान कारक है, और दूसरा आपका होता है कारण कारक। कौन सा होता है, कारण कारक। तो से चिन्ह का प्रयोग अपादान और करण कारक के रूप में होता है। अब जब दोनों कारकों का चिन्ह एक है तो इसको पहचानेंगे कैसे, कहां अपादान और कहां करण। तो इसको पहचानने के लिए इस पद को यहां पर अंकित किया गया है, यहां पर ब्रैकेट में दर्शाया गया है कि अपादान कारक के लिए जब से चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहां पर भाव जो होगा वो अलग होने का होगा, और जब करण कारक के लिए इसका प्रयोग होगा तो वहां भाव जो होगा वो साथ के संदर्भ में होगा या जुड़ाव के संदर्भ में होगा, जुड़ाव के संदर्भ में होगा। तो पृथक मतलब अलग करने का अर्थ हो गया। तो इस कारण से अपादान कारक का चिन्ह यहां होगा से, अपादान कारक का चिन्ह होगा से। विकल्प बी हमारा आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। अगर हम इस पर चर्चा करें तो ये पूछ रहा है ये कैसा वाक्य है। विकल्प ए संयुक्त वाक्य, विकल्प बी मिश्र वाक्य, विकल्प सी सरल वाक्य और विकल्प डी उपवाक्य। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सरल वाक्य। अब साथियों यहां पर हम देख लेते हैं कि सरल वाक्य जो होता है वो क्या होता है, सरल वाक्य जो होता है वो क्या होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य ऐसा वाक्य होता है, सरल वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसका एक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, एक विधेय हो। अब उद्देश्य और विधेय की चर्चा अगर करें तो साथियों बहुत आसानी से ध्यान रखिएगा, उद्देश्य के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है, उद्देश्य के रूप में सामान्यतः कर्ता का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कर्ता का प्रयोग होता है। और अगर हम चर्चा करें विधेय के रूप में तो कर्ता के अलावा, कर्ता के अतिरिक्त, कर्ता के अतिरिक्त जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब आपका क्या होता
है? विधेय होता है। अगर हम इस बात की बात करें, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर अच्छे लड़के जो होगा, अच्छे लड़के जो होगा, ये इस वाक्य का क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और परिश्रमी होते हैं, ये क्या होगा? इस वाक्य का विधेय हो जाएगा। तो अगर हम चर्चा करें तो इस वाक्य में कितने? एक उद्देश्य और एक विधेय हुआ, एक उद्देश्य और एक विधेय हुआ। तो इस कारण से वाक्य कैसा हो गया? सरल वाक्य हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माला चित्र बनाती है, माला चित्र बनाती है, वाक्य में वाच्य कौन सा होगा? वाच्य कौन सा होगा? साथियों, वाच्य को लेकर के लगातार हमारे साथियों के द्वारा आ रहा है कि सर वाच्य के चैप्टर को आप थोड़ा सा बता दें। तो मैं आपको यह आश्वस्त कराता हूं कि अभ्यास सत्र के माध्यम से हम आपको बहुत से बिंदु उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लगातार हमारे अभ्यास सत्र को देखते हैं तो उन बिंदुओं के माध्यम से आप प्रश्नों के उत्तर को निकालने में सक्षम हो पाएंगे। और अगर ऐसा लगता है कि फिर भी समस्या आ रही है, तो फिर कोई एक समय निकाल करके वाच्य के टॉपिक को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें इसमें कौन सा वाच्य है, तो विकल्प ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी ये सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है, अब कर्तृवाच्य कैसे है? तो एक पॉइंट आज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। कभी भी कर्तृवाच्य की पहचान करनी हो, कभी भी, ये सिर्फ कर्तृवाच्य के लिए है, इंपॉर्टेंट चीज याद कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। कभी भी कर्तृवाच्य की पहचान करनी हो, कर्तृवाच्य की पहचान करनी हो, तो जो भी वाक्य है, जो भी वाक्य है, ठीक है, उस वाक्य में आप कर्ता और क्रिया को देखेंगे, कर्ता और क्रिया को देखेंगे। यहां पर कर्ता क्या है? कर्ता है साथियों माला, कर्ता है माला, और क्रिया क्या है? क्रिया है बनाना, मतलब बनाती है लिखा है, तो वो किससे बनी होगी? बनाना से बनी होगी, बनाना से बनी होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कर्ता है माला, और क्रिया अगर हम लिखे तो यहाँ लिखा है बनाती है। क्या लिखा है? बनाती है। एक मिनट, अगर हम इसको फिर से लिखें तो लिखा है बनाती है। आज जरा यहां पॉइंट पे देखिए, बनाती है। अगर हम यहां पर देखें तो देखिए यहां पर माला जो है उसका लिंग क्या है? माला जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग का पद है। किसका पद है? स्त्रीलिंग का पद है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बनाती है देखें तो ये भी कैसा पद है? स्त्रीलिंग का पद है। किसका पद है? स्त्रीलिंग का पद है। तो साथ ही यहां पर देखिए, यहां पर क्रिया जो है और कर्ता जो है, दोनों का लिंग क्या है? समान है। क्या है? समान है। यानी यहां पर हम एक चीज कह सकते हैं कि इस वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, क्रिया जो प्रयुक्त हुई है वो किसके अनुसार हुई है? कर्ता के अनुसार हुई है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जब किसी वाक्य की क्रिया उसके कर्ता पर आधारित होती है, कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? ऐसा वाक्य जो होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। ऐसे वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। अब यहां पर देखिए, पहचान करने के लिए क्या करेंगे साथियों? हम यहां पर ये जो कर्ता का पद है जो कि स्त्रीलिंग का है, इसके पद को बदलेंगे। इसके पद को क्या करेंगे? पुल्लिंग का पद बनाएंगे। क्या करेंगे? पुल्लिंग का पद बनाएंगे। पुल्लिंग का पद बनाने के लिए कोई भी पुरुष का नाम आप यहां पर ले लीजिए। जैसे मैंने यहां पर पद का नाम लिया, मैंने यहां पर लिया मोहन। ठीक है, मोहन। अब अगर हमने यहां मोहन लिया तो देखिए क्या यहां पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है? तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं, जैसे माला चित्र बनाती है, तो क्या हम वाक्य को यहां पर लिख सकते हैं मोहन चित्र बनाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। वाक्य जब बनेगा तो देखिए पुल्लिंग का पद आया, तो यहां पर जैसे ही हमने पुल्लिंग का पद किया तो यहां पर ये क्या हुआ? यहां पर क्रिया भी क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। जो क्रिया यहां स्त्रीलिंग की थी, वो क्रिया अब यहां पर कौन सी हो गई? पुल्लिंग की हो गई। किसकी हो गई? पुल्लिंग की। यानी यहां पर क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है? क्रिया कर्ता के अनुसार। देखिए, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता स्त्रीलिंग,
क्रिया पुल्लिंग, कर्ता पुल्लिंग। तो क्रिया जब कर्ता पर निर्भर होने लगे तो ऐसे वाक्यों में कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य होगा। तो साथियों इस कारण से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। साथियों आपको क्या करना है? सिर्फ लिंग बदलना है क्रिया का और कर्ता का। अगर क्रिया परिवर्तित हो रही है तो कर्तवाच्य है, नहीं परिवर्तित हो रही है तो कर्म के अनुसार होगा या भाव के अनुसार होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए, कर्तवाच्य। अगला प्रश्न हमारा, व्याकरण में काल का अर्थ है। विकल्प ए अंत, बी समय, सी पीड़ा, डी मृत्यु। साथियों काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है सभी जानते हैं, होता है विकल्प बी समय। सरल सा प्रश्न था, ठीक है, और इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण इसमें है नहीं, तो इस प्रश्न को यहीं पे छोड़ करके अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों में पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, विकल्प देखिए, विकल्प ए गुनाह, बी संतान, सी कड़वाहट और डी कावेरी। डी कावेरी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा विकल्प ए गुनाह, से गुनाह। साथियों लिंग की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखते हैं। लिंग की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखते हैं। वो पहचान क्या हो सकती है? देखिए साथियों वो पहचान क्या हो सकती है? जो भी दिया गया पद है, जो भी दिया गया पद है, दो भी दिया गया पद है, उस पद का प्रयोग करिए, उस पद का प्रयोग कीजिए। किसके साथ करिए? या तो क्रिया के साथ कीजिए, या तो सर्वनाम के साथ कीजिए, या तो विशेषण पद के साथ कीजिए, या तो विशेषण पद के साथ कीजिए, ठीक है। अगर क्रिया सर्वनाम और विशेषण, मतलब ये समझिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिए गए पद का इनके साथ प्रयोग करने पर, इनके साथ किसके साथ? क्रिया सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग करने पर क्रिया सर्वनाम और विशेषण का जो भी लिंग होगा, क्रिया विशेषण और सर्वनाम का जो भी लिंग होगा, दिए गए पद का लिंग भी वही होगा। अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहां पर बताते हैं। जैसे देखिए यहां पर गुनाह शब्द की बात की, तो यहां पर हम मैं पद का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम मैं पद का प्रयोग करते हैं। और अगर हम गुनाह शब्द के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए मैं शब्द के साथ जब बोलेंगे तो शब्द क्या बनेगा? संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में आएगा और शब्द होगा मेरा गुनाह। क्या होगा? मेरा गुनाह, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो ये रा जो है ये क्या है? संबंध कारक है, संबंध कारक की विभक्ति है, संबंध कारक की विभक्ति है, ठीक है। अगर हम संतान के साथ प्रयोग करें तो क्या बताइए? मेरा संतान बन सकता है? भैया कभी नहीं बन सकता। क्या बनता है? मेरी संतान। क्या बनता है? मेरी संतान। अब यहां पर जैसे वहां रा था ऐसे यहां पर री भी बन गया। क्या बन गया? री भी बन गया। तो साथियों यहां पर देखिए रा पद जो होता है, रा पद जो होता है वो किसका निरूपण करता है? वो पुल्लिंग का निरूपण करता है। और री पद जो होता है वो किसका निरूपण करता है? स्त्रीलिंग का निरूपण करता है। तो यहां पर देखिए गुनाह के साथ मेरी शब्द नहीं आया, गुनाह के साथ क्या आया? मेरा शब्द आया, जो कि किसका संबंधित था? पुल्लिंग से संबंधित था। इस कारण इस पद का क्या हो गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो गया गुनाह, ठीक है। मेरी संतान आया तो संतान जो हो गया वो स्त्रीलिंग का पद हो गया। साथियों एक और महत्व, ये ऐसे भी प्रयोग करके आप लगवा सकते हैं, ठीक है। कड़वाहट गई, इस क्रिया का प्रयोग करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्रिया, ठीक है। अब विशेषण का प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं की ओर भी आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। ध्यान देखिएगा, कड़वाहट, यहां पर एक बिंदु आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी पद में क्या हो? आहट प्रत्यय हो। किसी पद में क्या हो? आहट प्रत्यय हो, तो साथियों वो पद भी किसका होता है? वो पद भी स्त्रीलिंग का हो जाता है। आहट प्रत्यय जैसे कड़वाहट, बड़बड़ाहट, घबराहट, सजावट, भिनभिनाहट, खटखट, ठीक है। जैसे भी इस प्रकार के जो पद होंगे सारे किसके होंगे? स्त्रीलिंग के पद हो जाएंगे। साथियों कावेरी, इससे संबंधित एक प्रश्न भी नाम लिख लीजिए। नदियों के जो नाम होते हैं, नदियों के जो नाम होते
होते हैं, जो नाम होते हैं वो साथियों किस में जाते हैं? नदियों के नाम भी जो होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग में जाते हैं। किस में जाते हैं? स्त्रीलिंग में जाते हैं। तो ये दोनों पद भी साथियों किसके हो जाएंगे आपके? ये दोनों पद भी स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए गुनाह, विकल्प ए गुनाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ए नारी, बी नारियां, सी नारियों और डी नारियां। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी नारियां। समझाने लायक इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साहित्य के दृष्टिकोण से। विकल्प ए ग्रियर्सन, बी श्याम सुंदर दास, सी चंद्रधर शर्मा। यहाँ पर थोड़ा संशोधित कर लीजिए, ये शर्मा होगा, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी और डी भारतेंदु। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या? पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। साथियों यहाँ पर एक बिंदु और याद रखिएगा, अगर विकल्प में अगर आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ बढ़ रहा हूं, अगर विकल्प में यह नहीं मिलता है तो ध्यान रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन या फिर रामकृष्ण वर्मा, इनमें से भी अगर कोई नाम हो, इन चार, मेरा कहने का मतलब हो गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र वर्मा में से कोई भी एक विकल्प यदि आपके सामने होगा तो आप उसको सही मार्क कर सकते हो। यहां पर देखिए प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है। यहां पर ये तीनों विकल्प देख करके अन्य विकल्प बना सकता है, जैसा कि आप लोग परीक्षा में देखते हो 1 2 1 2 3 केवल 1 2 3 4, इस प्रकार से भी ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो चारों नाम याद रखेंगे, ये चारों नाम इसलिए हैं जिन्होंने पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में संबोधित किया है या उसे कहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्रिय के लिए मुहावरा है। ए आग से ओझल होना, बी आंखों का तारा होना, ठीक है, सी आंखें चार होना और डी आंखों में धूल झोंकना। तो साथियों बड़ा चर्चित शब्द है, बहुत प्रिय का अर्थ होता है, ठीक है, आंखों का तारा होना। बहुत पुराना एक गीत है, आप लोगों ने सुना होगा, जब लोरी, उसको हम कह सकते हैं गीत कम, वास्तव में वो लोरी थी और उसको गीत का स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। पुराने समय में माताएं अपने बच्चों को दुलार में सुलाने के लिए अक्सर गाया करती थी कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। आंखों का तारा है, आंखों का तारा मतलब क्या होता है? वो ये थोड़ी कहेंगे कि आंखों से ओझल हो जा, कभी नहीं बोलेंगी। क्या बोलेंगी? आंखें चार होना नहीं, आंखें चार होना नहीं बोलेंगी। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रोग्राम नहीं। अगर माँ बच्चे को बोलेगी तो क्या बोलेगी? आंखों का तारा। किस लिए? क्योंकि वह बहुत प्रिय होगा। क्यों? बहुत प्रिय होगा। तो आंखों का तारा होने का मतलब हो गया बहुत प्रिय होना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी सेकंड, आंखों का तारा होना। अगले प्रश्न की बात करें, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? साथियों ये रस से संबंधित क्वेश्चन है, हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और विशेषतः यूपीएसआई की परीक्षा में रस छंद अलंकार के क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी संख्या कांस्टेबल की तुलना में थोड़ी अधिक होती है या ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम इस प्रश्न को आपके सामने लाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए आश्रय, बी विषय, सी उद्दीपन और डी आलंबन। डी आलंबन। तो इस प्रश्न का साथियों सही आंसर होगा ए आश्रय। आश्रय मतलब जिसके हृदय में भाव जागे, जिसके हृदय में भाव जागे, हृदय में भाव जागे,
हृदय में भाव जागे, वो क्या होता है? आश्रय। वो क्या होता है? आश्रय। और जिसके कारण, देखिए विषय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विषय का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। ठीक है, तो जिसके कारण भाव जागेगा, जिसके कारण भाव जागेगा, जिसके कारण भाव जागेगा वो क्या कहलाएगा? विषय कहलाएगा। साथियों ये दोनों किसके भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दोनों आलंबन के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? आलंबन के। आलंबन के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं। एक क्या होता है? एक क्या होता है? ये क्या होता है? एक होता है आश्रय, एक होता है क्या? आश्रय, और एक होता है विषय। एक क्या होता है? विषय। ठीक है, एक क्या होता है? विषय। विषय। ठीक है, पक्का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विकल्प ए गति, विकल्प बी यति, विकल्प सी डक और विकल्प डी गण। तो साथियों बहुत चर्चित प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, विराम को विकल्प बी यति कहते हैं। इस यति का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव अथवा रुकना। ठहराव अथवा रुकना, इसका शाब्दिक अर्थ होगा ठहराव अथवा रुकना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है हमारा, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय। मनहु जलज मधुकर लसय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी यमक और डी उपमा। तो साथियों हमने बताया था अलंकारों की चर्चा हमने विस्तृत रूप से कर रखी है। जो भी साथी हमारे अलंकार को पढ़ना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट से जा करके उसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों जब भी हमने अलंकार की चर्चा की थी तो वहां हमने बताया था कि अलंकारों के निर्धारण में वाचक शब्द की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और मुख्यतः वाचक शब्दों की भूमिका किसमें होती है? तो साथियों वो होती है अर्थालंकार में। किसमें होती है? अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में वाचक शब्द, अगर हम वाचक शब्द देखें, अगर हमारे साथियों ने पढ़ रखा होगा तो वहां पर एक शब्द देख पा रहे होंगे मनहु, और ये शब्द को देखते ही आप पहुंच जाएंगे जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु। और ये वाचक शब्दों का प्रयोग प्राय किसमें होता है? तो विकल्प बी उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा बी उत्प्रेक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अनुराग का विलोम क्या होगा? विकल्प ए अर्क, बी द्वेष। देखिए साथियों शब्द थोड़ा सा चर्चित, इसको लिख लीजिए, यहां पर द्वेष लिख लीजिए। ठीक है, द्वेष। विकल्प सी विराग और डी राग। ठीक है, तो यहां पर अनुराग का जो चर्चित विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा विराग। ठीक है, अनुराग का मतलब क्या होता है? अनुराग का शाब्दिक अर्थ होगा प्रेम से संबंधित होगा। ठीक है, और विराग जो होगा वो अलगाव दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी विराग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय है। विकल्प ए गुणाकेश, विकल्प बी धनुर्धर, विकल्प सी मृत्युंजय और विकल्प डी सारथी। विकल्प डी सारथी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प ए गुणाकेश। क्या हो जाएगा? गुणाकेश। साथियों ध्यान रखिएगा, धनंजय जो किसका पर्यायवाची होता है? धनंजय जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची होता है, और अर्जुन का पर्यायवाची यहाँ पर गुणाकेश होगा। कई साथी हमारे मित्र जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो यहाँ पर धनुर्धर में कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, धनुर्धर जो है वो सिर्फ अर्जुन के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि धनुर्धर का अर्थ होता है धनुष को धारण करने वाला। धनुष को धारण करने वाला। तो धारण धनुष को जो भी करेगा वो क्या कहलाएगा? धनुर्धर कहलाएगा। तो ये पद सिर्फ एक के लिए ना होकर के बहुत से पदों के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये किसका? पर्यायवाची नहीं होगा। हाँ, अनेकार्थी के रूप में जरूर प्रयोग हो सकता है। धनुर्धर अनेकार्थी अर्जुन भी हो सकता है, कर्ण भी हो सकता है, भीष्म भी हो सकता है, राम भी हो सकते हैं, परशुराम भी हो सकते हैं, कोई भी धनुर्धर हो सकता है। तो अनेकार्थी इसका आंसर बनेगा, लेकिन पर्यायवाची समानार्थी के रूप में इसका प्रयोग
नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, देखिए, जिसकी मैंने चर्चा की अनेकार्थी की, तो परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर का अनेकार्थी नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो निकटतम रूप से परिकर के रूप में प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। तो विकल्प ए कमरबंद, बी परिकर, सी समूह और डी छतरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों डी छतरी। बाकी तीनों का प्रयोग, तीनों के लिए हम किसका, परिकर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, परिकर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी छतरी। तो इस प्रकार से साथियों आज का जो हमारा सेशन है वो पूर्ण हुआ। बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने यहाँ चर्चा की है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो विषय से संबंधित पहचान के लिए हमने आपको बताए। आशा करता हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपके लिए लाभान्वित होंगे और उनको स्मरण करके, उनको याद करके आप परीक्षा में सफल होने के लिए, सफल या एक बार परीक्षा में उनका प्रयोग करके सफलता के लिए अपना स्थान क्या करेंगे, सुनिश्चित कर सकेंगे। तो ऐसी आशा के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं, इस वादे के साथ कि अब लगातार हम आपके सामने उपस्थित होंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है साथियों, एक निवेदन और है कि हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। ये मुहिम इस तथ्य को ध्यान में रख कर के आपके सामने लाई गई है जिससे अधिक से अधिक उन छात्रों का भी कल्याण हो सके, उनका भी क्या कहते हैं भला हो, जो वंचित, किसी ना किसी प्रकार से वंचित हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, और या हो सकता है बहुत दूरी के कारण, ग्रामीण अंचल के कारण आने पर यहाँ पे सक्षम ना हो पा रहे हो। तो आप भी इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने साथ साथ, ठीक है, क्योंकि अपना भला तो जानवर भी सोच लेता है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने साथ साथ परोपकार की भावना को धारण करते हुए परहित की सोचता है। तो अपनों के साथ साथ सभी का भलों को सोचते हुए आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इस आशा और इस क्या कहते हैं आपसे एक तरीके से विनती के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।